नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को उड़ा दिया है, तो सेना और आतंकियों में अब भी मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना के हवलदार गजेंद्र सिंह 19 जनवरी 2026 की रात को चल रहे ऑपरेशन त्राशी वन के दौरान शहीद हो गए। बता दें कि आतंकियों के साथ हुई एक भीषण मुठभेड़ में भारतीय सेना के 8 जवान घायल हो गए थे। घायल 8 जवानों में से एक शहीद हो गया। तो दोपहर के समय जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम आगे बढ़ रही थी, तभी पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने इस मिशन को ऑपरेशन त्रिशी वन नाम दिया है और घायल जवानों को तुरंत वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चुनौतीपूर्ण हालात और कठिन रास्तों के बावजूद सेना के जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं बिहार के युवा नेता और पूर्व मंत्री नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के प्रमुख नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा मौजूद रहे। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस पार्टी हेडक्वार्टर में चल रही थी। अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं ने अपना सपोर्ट लेटर जमा किया है। तो नितिन नबीन की नामांकन प्रक्रिया के दौरान जेपी नड्डा, हरदीप पुरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, सांसद और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कल यानी कि 20 जनवरी को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन की ही एकमात्र उम्मीदवार होंगे। ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। उधर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से सख्त अल्टीमेटम मिल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बीसीबी को साफ कर दिया है कि आगामी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर अंतिम निर्णय लेने की आखिरी तारीख 21 जनवरी को होगी। आईसीसी प्रतिनिधिमंडल ने ढाका में दूसरी बैठक की, जहां बीसीबी ने 2026 टी20 विश्व कप खेलने की इच्छा दोहराई, लेकिन भारत में खेलने से इनकार किया। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वैकल्पिक स्थल की मांग की और एक सह मेजबान श्रीलंका को संभावित विकल्प के रूप में रखा। हालांकि आईसीसी अपने मूल कार्यक्रम पर अडिग रही, जिसके तहत ग्रुप सी में शामिल बांग्लादेश को मुंबई और कोलकाता में अपने मैच खेलने हैं। ये गतिरोध लगभग 3 हफ्ते से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद बीसीबी ने आईसीसी को लिखकर बताया कि वो भारत में विश्व कप मैच खेलने के इच्छुक नहीं है और अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो टूर्नामेंट से हट भी सकते हैं। तो ये मुद्दा 4 जनवरी को पहली बार उठाया गया था। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, 21 जनवरी तक बीसीसीआई ने बीसीबी से जवाब मांगा है, अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर वो 21 जनवरी तक जवाब नहीं देते हैं तो उनका विकल्प भी यहाँ पर तलाशा जा सकता है। तो आईसीसी ने ये अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया है, क्या कहेंगे सर इस पर? मतलब वो ये कि 2-3 दिन का टाइम दिया है जी कि आप अपना जवाब दो। अब इसमें क्या ना, ट्विस्ट इसमें ये आ गया है कि पाकिस्तान अब इनके पक्ष में खड़ा हो गया है। जैसे ही आईसीसी की तरफ से ये फरमान जारी हुआ कि आप अपना इस शॉर्ट पीरियड में आप अपना जवाब दो, क्रिकेट आपको खेलनी है, वर्ल्ड कप आपको खेलना है या नहीं खेलना है, क्योंकि इनका जो पहले रजिस्ट्रेशन होता है क्वालिफाइंग वाला, वो सब कुछ हो चुका है बांग्लादेश का। अब आईसीसी ने ये कहा है कि उसकी जगह पे हमारे पास इस समय कई सारे ऐसे जो नई टीमें, नई फ्रेंचाइजी जो निकल के आई हैं, जैसे यूएई भी है, कनाडा भी है, हॉलैंड भी है, नेपाल, इस तरीके के और उसमें यूएई और अमेरिका, ये भी सारी टीमें हैं। अगर ये नहीं आता तो उनको मौका दिया जाएगा। बात यहाँ नहीं है। देखिए, राजनीतिक जो गतिविधियां जो दोनों देशों के बीच में हुई हैं, ये उसी की तस्वीर है। अब इसमें क्रिकेट, मुझे लगता है क्रिकेट और राजनीति आजकल चोली दामन का साथ हो गया है जी। अगर राजनीतिक अगर कोई हलचल होती है, राजनीतिक अगर कोई भी विद्रोह पैदा होता है, वैसे ही क्रिकेट हो गया है। सबसे पहले क्रिकेट को अलग कर दिया जाता है। अब हमने आईपीएल का देखा, जैसे शाहरुख ने बांग्लादेशी टीम के प्लेयर को खरीदना की बात कही गई, उसके बाद में कितना बवाला हुआ। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है, ये है कि भाई इतनी क्या बैर बुराई हो गई
जो आप इंडिया में खेलना पसंद नहीं करते हो, अरे भैया इंडिया ही तो आपके लिए सब कुछ दाना पानी अब तक रहा है। क्रिकेट की जब आपको मान्यता मिल रही थी, वो वक्त है जब आपके प्लेयर्स हमारे इंडिया में आके खेलते थे। हमारे जितने भी प्लेयर्स थे उनके एबीसीडी आप सीखते थे। आज आप इतने बड़े हो गए कि खुद से फैसले ले रहे और उस देश में क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे जिन्होंने तुम्हारी मान्यता दिलवाने के लिए कितना कुछ करा था। अब पाकिस्तान जैसे इसमें कूदा है, पाकिस्तान ने सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर बांग्लादेश इंडिया की धरती पे नहीं खेलना चाहता है तो उनके पे जोर जबरदस्ती क्यों की जा रही है। अब उन्होंने भी धमकी दे दी है कि अगर ऐसे ज्यादा अगर बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाला तो पाकिस्तान भी टीम अलग हो जाएगी, वो भी अपना नाम वापस ले लेगी। लेकिन रमेश जी, ये जो पहला मामला जब निकलकर सामने आया था, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से हटाने के निर्देश दे दिए गए। इसके बाद बीसीबी ने आईसीसी को लिखकर ये बताया कि वो भारत में विश्व कप मैच खेलने के इच्छुक नहीं है और उन्होंने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। अब ऐसे में अब ये जो पूरा मामला निकलकर खड़ा हुआ है, जिसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी अब कहीं ना कहीं अपनी मंशा जाहिर करता हुआ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि बांग्लादेश को एक सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन आईसीसी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता है तो वो बाहर जा सकता है और उसका विकल्प यहाँ पर ढूंढ लिया जाएगा। हाँ, तो विकल्प वाली बात मैंने आप बताया ना। विकल्प के लिए कई ऐसी टीमें, क्वालिफाइंग टीमें हैं जो आईसीसी टूर्नामेंट खेलना चाहती हैं। भाई उनकी मान्यता क्या हुआ? अब जैसे एशिया कप कोई होता है जी, तो उसमें वो शामिल होते हैं, या दूसरे भी छोटे टूर्नामेंट वगैरह होते हैं उसमें भी शामिल होते हैं। बांग्लादेश नेपाल की टीम इतनी उभर रही है, उनके प्लेयर्स इतने इतने अच्छे हैं, ऐसी टीमों को जगह दे दी जाएगी। लेकिन दिक्कत इनके लिए आगे के लिए खड़ी हो जाएगी। अगर आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से अगर आप नाम अगर वापस ले रहे हो तो आगे आपकी मान्यता भी खत्म कर दी जाएगी। बात जैसे आपने कहा शाहरुख खान और बांग्लादेश के, क्योंकि चीजें देखो वहीं से शुरू हो गई थी लड़ाई की। जैसे उनको ये लगा कि भाई हमारे सीने पे किसी ने चाकू मार दिया, हमारे देश का अगर कोई आईपीएल का इंडिया में आईपीएल खेलने जा रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण उनको अगर शामिल नहीं किया जा रहा है, राजनीतिक विद्रोह ज्यादा फैल गया है, तो उसमें आप एक आईपीएल को आईसीसी टूर्नामेंट में थोड़ी जोड़ सकते हो। वो टूर्नामेंट अलग है, ये प्राइवेट टूर्नामेंट है आईपीएल भाई, जिसमें धनाढ़े लोगों का पैसा लगता है। एक फ्रेंचाइजी होती है, एक ऑनर होता है और वो 11 खिलाड़ियों को मुंह मांगी रकम देके उनको खरीद लेता है। तो ये तो प्राइवेट टूर्नामेंट हो गया। लेकिन आपका ये ऑफिशियल टूर्नामेंट जो आईसीसी वर्ल्ड कप जब हो रहा है, उसमें जब आप इस चीज से अपने नाम को वापस ले रहे हो, ये तो गलत है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट है उसको भी यहाँ पर नुकसान पहुँचता हुआ नज़र आता है। जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही है, कहते हैं कि जो खिलाड़ियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है उस पर भी कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि क्या हमारे बीसीसीआई हो गए, आईसीसी हो गया क्रिकेट वर्ल्ड कप, उस किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बल्कि मुझे ये जरूर लगता है कि ये अपने दामन पे दाग और लगवाते जा रहे हैं। कल को अगर आप तो आईसीसी से किसी चीज की कोई मदद आपको लेनी है, किसी देश में अगर टूर्नामेंट अगर खेलने जा रहे हो, उसमें आपके साथ में कोई तकलीफ या दिक्कत होती है, तब तो फिर आईसीसी आपके साथ में नहीं खड़ा होगा, फिर आप उनसे सहयोग मांगोगे। जब आईसीसी ने आपको मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे 3 मरतबा इससे पहले कह दिया गया है कि ये राजनीतिक चीजों को क्रिकेट से अलग रखो, आपको क्रिकेट खेलना है, आप क्वालिफाइंग टीम है और आप हमारे साथ में आइए और जो वेन्यू जो तय किए जाएंगे उस पे आपको खेलना पड़ेगा। अब उसमें आप अपनी हट धर्मित्रता जब दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है इसमें तो क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके यहाँ जो चीज है आप के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। और दूसरी बात साहिल, मुझे जब यहाँ पे लगता है ना, जो उनके जो पूरे देश में इस समय जो आग में झुका हुआ है, हिंदुओं के साथ में अत्याचार किए जा रहे हैं और अपने लोगों को ही मारा पीटा जा रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है ना जो इकोनॉमी जो है वहां पे
वो स्टेटस भी मुझे लग रहा बहुत गड़बड़ाया हुआ है। सरकार के पास खाने के लिए तो है नहीं कुछ। अब उस टीम को कैसे वो उतना खर्च करेगी, क्योंकि एक टीम जब बाहर जाती है तो उसके ऊपर भी सरकार अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है सरकार भी शायद माहौल में सरकार ही नहीं चाहती है कि ये जो माहौल है, ऐसे माहौल में हमारी टीम कहीं बाहर जाए, कहीं हमारा पैसा खर्च करवाए और बाहर जाके खेले। इससे बढ़िया घर में बैठो और भैया बहाना ये दे दो तुम इंडिया के साथ में ये हुआ था, इस तरीके से हम लोग तब नहीं जा रहे हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम, आपको बता दें कि भारत में खेलने पर 21 जनवरी तक जवाब मांगा गया है और भारत में खेलो या फिर बाहर हो जाओ, यह अल्टीमेटम आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो भारत में खेलो या फिर बाहर हो जाओ। तो 21 जनवरी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जवाब मांगा गया है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या कुछ जवाब सामने आता है। उधर उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कुलदीप की तरफ से सजा निलंबन की याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ से जुड़े मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से संबंधित है। बता दें कि इसी मामले में सजा मिलने के कारण कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस भी जारी किया था, जिसमें उसे जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। तो आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका खारिज कर दी गई है और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए एपी सिंह जी एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सिंह साहब, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपके पूरे। सिंह साहब, कुलदीप सेंगर की दिल्ली हाई कोर्ट से ये बड़ा झटका उन्हें लगा है और जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, जब किसी केस का ट्रायल, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है जी, तो कुलदीप सेंगर तो क्या चीज है, बड़े बड़े लोगों के किले ढह जाते हैं। न्याय नहीं होता है, नेचुरल जस्टिस नहीं होता है, एसिस्ट जस्टिस फॉर ऑल नहीं होता है। क्या ये संवैधानिक है कि किसी डिवीजन पे, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले पर राजनीति होने लगे, उसमें राजनीति की जाए, धरना प्रदर्शन होने लगे, आंदोलन होने लगे, इंडिया गेट घेरा जाने लगे, जंतर मंतर होने लगे? इस तरह से क्या इससे मैसेज जाता है? और उसको डिटो किया जाए। आर्टिकल 370 से मेरे जीवन पे बनी फिल्म साफ तौर पे दिखाया गया किस तरह से माननीय न्यायालय फैसला मुझे सिरोधार्य है, लेकिन डिवीजन बेंच का भी फैसला तो सिरोधार्य था। जब कन्वेक्शन हुआ कुलदीप सेंगर को, तब भी तो फैसला सिरोधार्य था। अगर बेल मिलती है 7 साल 5 महीने के बाद, फिर जुडिशियल कस्टडी का क्या मतलब? फिर इतने दिन जेल रहने का क्या मतलब? फिर बेल के प्रावधान का क्या मतलब? हटा दीजिए आप बेल का प्रावधान। जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया, उसके अगेंस्ट नो अपील, नो बेल, कोई अपील नहीं होगी, कोई बेल नहीं होगी। और अगर जो न्यायाधीश बेल दे देंगे, उनके खिलाफ आंदोलन होगा, उनके खिलाफ ये बोला जाएगा 50 करोड़ रुपए ले लिए। ये शर्मनाक है। हमारे देश के गरीब, दलित, शोषित, मजदूर, मजलूम लोग न्याय पे भरोसा रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब एक भरोसा रखते हैं हमें न्यायालय पे। लेकिन वहां कहा जाएगा जब कोई किसी की बेल मिल जाए तो 50 करोड़ रुपए ले लिए, और अगर बेल नहीं रोकी गई तो मैं फूलन देवी बन जाऊंगी। ये बातें भी कंप्लेंट के द्वारा की गई। ये उचित था? इंडिया गेट पे प्रदर्शन उचित था? क्या राजनीतिक दलों को, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, क्या राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसलिए रजिस्टर्ड किया है कि वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को घेरने के लिए अपने पदाधिकारियों और अपने पदों पे बैठे हुए लोगों को भेजे, अपने संगठनों को भेजे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भेजे? अगर इसी तरह से पूरे देश से लोग आने लगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट घेरा जाने लगा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट घेरा जाने लगा, लोग कहें हमें न्याय चाहिए, वकील तो हमें न्याय नहीं दिला पाते, संविधान हमें न्याय दिला पाते, हम धरना करके, प्रदर्शन करके, भीड़ तंत्र करके इस तरह से करेंगे, क्या न्यायालय न्याय रह जाएगा? ये न्यायालय की गरिमा का हनन है। और उसके बाद न्याय की प्रक्रिया में स्पेशल बेंच बैठी, छुट्टियों में कोर्ट सुना गया, छुट्टियों में केस सुना गया। ये किसी तरह से भी उचित नहीं है। न्याय होना चाहिए,
होते हुए दिखना भी चाहिए। कुलदीप सेंगर की बात नहीं है, इस देश का छोटे से छोटा व्यक्ति भरोसा करता है, विश्वास करता है। कोई लड़ाई होती है, वो कहता है आई विल सी इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। उसका एक भरोसा है, वो भरोसा नहीं खत्म होना चाहिए। उस भरोसे के लिए हम वकालत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 28 साल से, कि देश के लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर, जुडिशरी पर, हमारे संविधान पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति रहे, जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। क्या फायदा है सर विपक्ष का संविधान को चुनाव में लेके सिर पे घूमते हैं, और जब संवैधानिक बात होती है तो उसको छोड़ देते हैं। चलिए सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं दुनिया में चल रही उथल पुथल और बाजार की अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी चमक बिखेर रही है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 7.3% और उसके बाद 2026 और 27 में 6.4% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है। जहां दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक सुस्ती और महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की ये ग्रोथ दुनिया के लिए एक मिसाल पेश कर रही है। बीते दिन रेटिंग एजेंसी केयरेज की रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2026 और 2027 में भारत की जीडीपी 7% की शानदार दर से बढ़ सकती है। यानी 2 दिन में 2 गुड न्यूज़ देश को मिली है। इसके उलट दुनिया की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ साल 2025 और 2026 में 3.3% की दर से और 2027 में 3.2% की दर से रह सकती है। यानी भारत की विकास दर के आसपास कोई नहीं है। IMF के इस पॉजिटिव आउटलुक की वजह मजबूत घरेलू डिमांड, लगातार बढ़ रहे पब्लिक सेक्टर के निवेश और निजी पूंजीगत खर्च में धीरे धीरे सुधार को माना जा रहा है। उधर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हत्या, लूटपाट, गिरोहवार और गोलीबारी की लगातार घटनाओं से नागरिकों में भय का माहौल बन रहा है। दिल्ली को सुरक्षा चाहिए, चुप्पी नहीं। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राजधानी दिल्ली की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता के साथ ये पत्र लिख रही हूँ। पिछले कुछ समय, विशेषकर हालिया महीनों में दिल्ली में घटित गंभीर आपराधिक घटनाओं में आम नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और व्यापारियों के मन में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा कर दिया गया है। अपने इस पत्र में उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना भोपालपट्टनम और फरसेगढ़ के सीमावर्ती नेशनल पार्क एरिया में हुई मुठभेड़ में 4 महिला माओवादियों सहित कुल 6 माओवादी कैडर मारे गए माओवादियों में नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इंचार्ज और 8 लाख रुपए का इनामी DVCM दिलीप बेड़जा भी शामिल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल पार्क एरिया कमेटी के DVCM दिलीप बेड़जा और अन्य सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF कोबरा 202, 206, 210 और CRPF 214 की संयुक्त टीम ने 17 जनवरी 2026 को सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। अभियान के दौरान 17 जनवरी की सुबह से 18 जनवरी की शाम तक सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग होती रही। उधर पीलीभीत के पूरनपुर विकासखंड के ग्राम टाड़ा छत्रपति में ग्रामीणों ने सड़क पर जलभराव और गंदे पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत और अनुरोध करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे ग्रामीण काफ़ी नाराज हैं। गांव की मुख्य सड़क और घरों के सामने जमा गंदा पानी लोगों के आवागमन में बाधा डाल रहा है और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि नालियों का निर्माण न होने के कारण घरों के सामने कीचड़ और जलभराव लगातार बढ़ रहा है, जिससे न केवल सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है बल्कि जलभराव से संक्रामक रोग फैलने का खतरा भी बना हुआ है। कई घरों में नालियों का गंदा पानी भरकर रहने वालों के जीवन में गंभीर असुविधा पैदा हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मियों की लापरवाही और मनमानी के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल भराव की समस्या का समाधान तुरंत नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। प्रदर्शन में कई ग्रामीण शामिल थे। उनका कहना था कि जल भराव की समस्या सिर्फ असुविधा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है, इसलिए जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे गांव की मेन समस्या जो है वो रोड की है और रोड का आपने देखा ही होगा कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अभी तक कोई रोड का, नालियों का कोई किसी तरीके का कोई ऐसा विकास नहीं है। और जो कुछ वादे किए जा रहे थे पहले कि आवास दिए जाएंगे, ना किसी को आवास मिला ना कुछ वो हुआ।
और कुछ खोखले वादों पे किसी दूसरे के करे हुए पे अपना श्रेय लेने के लिए कोई तार डलवा दी या कुछ डाल दी, वो खाली मूली के हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आने वाले समय में हम प्रधान प्रत्याशी हैं यहाँ के, और प्रधान जैसे सहयोग करेगी जनता हमारा, और हम सहयोग करते आए हैं, वैसा हमारा भी सहयोग रहेगा और गांव का चौमुखी विकास करवाएंगे। ये हमारा पूर्ण गांव से पूरा वादा है। अजय पाल, गांव टांडा छप्पत से। यहाँ गांव में जो इस समय बारिश का मौसम ना होते हुए भी इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति है इसकी। नालियों का भराव इतना है जो निकलना जाना बहुत ही मुश्किल है, और इससे बहुत ही संक्रमित बीमारी अभी तो नहीं, और बारिश का मौसम क्या होगा, वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। और बाकी जो भी समस्याएं हैं, जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की, जैसे आवासीय व्यवस्था, आवास की जो भी हैं, वो अपने पक्ष के रूप में रखकर इन्होंने पक्षपात करके उन लोगों के आवास व जितना ग्राम विकास हुआ है वो भी पक्षपात के ही रूप में हुआ है। गाँव की ऐसी हालत है, 2 फीट रोड पे पानी भरा है और प्रधान कोई देखभाल नहीं करता। अपने पक्ष में सारे रोड उधर के बनवा दिए, यहाँ के कोई रोड भी नहीं बनवाया। और शमशान घाट चल के देख लिया जाए, मौके पे आके जांच कर ली जाए। हमारे गांव वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के जीवन में बदलाव लाने का कदम उठाया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 2 लाख पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 2000 करोड़ की अनुदान राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद रहे और कार्यक्रम का लाइव प्रसारण संभल के कलेक्ट्रेट सभागार में भी दिखाया गया। संभल जिले में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने 2186 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्येक को 1 लाख की पहली किश्त जारी की, जिससे जनपद में कुल 21 करोड़ 86 लाख की धनराशि वितरित हुई। इस अवसर पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए, जिससे उनकी योजना में पंजीकरण और लाभ की पुष्टि हुई। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति बिना पक्के आवास के न रहे। इस योजना के माध्यम से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को उनके घर का सपना पूरा करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 3 किश्तों में लाभार्थियों को पूरी राशि दी जाएगी और इस दौरान उन्हें आवास निर्माण कार्य में समयबद्धता और धनराशि के सही उपयोग का ध्यान रखने की सलाह दी। लाभार्थियों ने इस पहल को बेहद स्वागत योग्य बताते हुए खुशी जताई और अपने घर बनाने के लिए उत्साह व्यक्त किया। आज 18 जनवरी 2026 को कुल 2186 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में जो लाभार्थी हैं उनके खाते में धनराशि अंतरित की गई है। इसी के क्रम में जनपद संभल में भी 21 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रथम किश्त का अंतरण एक बटन दबा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है और इसमें कुल 3 किश्तें सभी लाभार्थियों को मिलेगी। प्रथम किश्त बनने के बाद उनको छत तक निर्माण करना होगा। जब दूसरी किश्त मिलेगी उसके बाद पूरा छत और फर्निशिंग करनी होगी और अंतिम किश्त के रूप में उनको कुल 50,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह 2.5 लाख रुपए प्रति आवास के अनुसार सभी को प्राप्त होंगे और हम भी, हमारी पूरी टीम ग्राउंड लेवल पे काम करेगी कि ये जो आवास हैं ये गुणवत्तापूर्वक और सह समय निर्मित हों। आज 18 जनवरी 2026 को कुल 21। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।